मैं शुरू से सत्यवादी रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा बहुत झूठ बोल लिया जाए तो शायद सत्य का मज़ा भी बढ़ जाएगा और उससे एक अंदर की घुटन भी निकल जाएगी। तो मैंने एक नया चैनल झूठ मूठ शुरू करने की सोची है। तो उस चैनल में मैं जो कुछ भी बोलूँगा उसे यही समझा जाए कि ये अफवाह हो सकती है या ऐसे ही हंसी मजाक के लिए बोला गया एक झूठ भी हो सकता है। अगर आपको मेरा कोई झूठ या मेरा कोई कमेंट अटपटा लगे तो बस हंस दीजिएगा, उसे सीरियसली मत लीजिएगा। हंसना ह्यूमन कल्चर का वो अंग है जो मानव के अस्तित्व में आने से पहले ही अस्तित्व में आ गया था, क्योंकि मानव से बहुत पहले जिसने हंसना शुरू किया वो था शिम्पैंजी। उसके बाद हंसना एक आम सी चीज़ हो गई और जब किसी को हंसी आती थी तो वो हंसता था। ठीक उसी तरह जब किसी को भूख लगती थी वो खाना खाता था, जब उसे नींद आती थी वो सोता था, जब प्यास लगती थी वो पानी पीता था, जब किसी से बातें करने का मन करता था तो उसके पास चला जाता था। दोनों बैठ के हुक्का पीते थे और बातचीत करते थे। लेकिन अब हमारी ज़िंदगी बदल गई है। अब हर चीज़ के लिए हम समय निर्धारित करते हैं। अब ज़िंदगी टाइम टेबल के अनुसार चलती है। शुरू से ही बच्चे को ट्रेन कर दिया जाता है, बच्चों 1:30 बज गया, कम फॉर लंच। तो अब जैसे क्या है कि आदमी ऑफिस में से निकला तो थोड़ी देर में जब उसकी पत्नी उससे पूछती है फ़ोन पे कि सुनो कहाँ तक पहुँचे, तो वो कहता है कि मैं बस हास्य क्लब में घुसने वाला हूँ, अभी 10 मिनट हंस के वापस लौटता हूँ। या फिर जब कोई पति घर आता है, पत्नी पूछती है कि आज थोड़े उखड़े उखड़े से क्यों लग रहे हो, तो पति कहता है कि आज मैं हंस नहीं पाया। ठीक उसी तरह जैसे पत्नी पूछे कि आज थोड़े कमज़ोर से क्यों लग रहे हो, तो पति कहता है कि मैं आज दोपहर को खाना नहीं खा पाया। तो अब हंसना हंसाना एक प्लान्ड एक्टिविटी बन गई है। मुझे लगता है जल्दी ही ऐसी स्थिति आएगी कि जब डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो वो आपको ये कहेगा कि मैं आपको ये 3 विटामिन दे रहा हूँ और ये 2 तरह के कैप्सूल दे रहा हूँ। पहले आप ये पीले रंग का कैप्सूल खा के देखिए, इससे आपको थोड़ी हंसी आएगी। अगर इससे आराम नहीं मिलता है तो ये लाल वाला कैप्सूल लीजिए, इससे आपको ज़्यादा हंसी आएगी। तो हंसना हंसाना अब एक प्रोफेशन भी बन गया है और एक नेसेसिटी भी बन गई है। तो ऐसी सी स्थिति हो गई है कि आज अगर हम कहीं पे लोगों को इकट्ठे खड़े होकर किसी पार्क में, कहीं सड़क के किनारे ज़ोर ज़ोर से हंसता देखें तो हमें उसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगता, बल्कि उनके लिए मन में श्रद्धा पैदा होती है कि देखो अपनी सेहत का कितना ध्यान रखते हैं। यही आज से 30 साल पहले हुआ होता तो हो सकता है कि उनको देख के पागल खाने से कोई गाड़ी आती और सबको उठा के ले जाती। और उसमें और भी मज़ेदार बात ये होती कि जैसे मैंने कहा कि ऑफिस से आदमी आ रहा है, 3 पीस सूट पहन रखा है, टाई लगा रखी है, तो खुद ही सोच लीजिए कि आज से 30-35 साल पहले के लोग इस तरह के आदमी को सड़क पर खड़ा होकर बिना वजह हंसता देखकर उसके बारे में क्या सोचते। लेकिन आज लोग लोग कहेंगे कि अंकल जी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। तो अब यही मान लीजिए ये 30 साल की बजाय अगर आज़ादी से कुछ समय पहले यही हुआ होता, मान लीजिए एक बाग में लोग खड़े हैं, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, तो वहाँ पे फिर उस ज़िले के एसपी या कलेक्टर, उनके दफ्तर में एक अंग्रेज़ बैठा हुआ ये कह रहा होता, ओह so now Gandhi has found another way of protesting against our empress। उससे भी पीछे चले जाते हैं, मान लीजिए हम 40-50 साल और पीछे चले जाते हैं, तो क्या होता कि एक लोग मान लीजिए हंस रहे हैं तो एक उस्ताद जी
मान लीजिए उस्ताद मियाँ बदरुल्लाह ख़ान और उसका बेटा सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, वो लोगों को हंसते देखते हैं तो बेटा पूछता है कि बापू ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बापू बोलता है कि बेटे ये लोग सुर लगा रहे हैं। बेटा कहता है लेकिन बापू तुमने तो मुझे कभी इस तरह का सुर लगाना सिखाया नहीं। तो बाप कहता है कि देखो बेटे, तुम बहुत बड़े गवैये बनने वाले हो, तुम बादशाह के महल में, राजाओं महाराजाओं के महल में गाओगे, लेकिन ये लोग जहाँ जाके गाएंगे किसी शादी ब्याह में, वहाँ माइक तो अभी आया नहीं, वो तो 50 साल के बाद आने वाला है। तो ये लोग बिना माइक के जब खुले में गाएंगे तो इनका गला बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए इनके उस्ताद ने इन्हें करके ज़ोर ज़ोर से स्वर लगाना सिखाया है। अब क्या है कि हंसाना भी एक प्रोफेशन बन गया है और इस प्रोफेशन का यूज़ और मिस यूज़ दोनों चीज़ें हो रही हैं। और हंसाने के मामले में मेरे ख्याल से अव्वल नंबर पर आज अगर कोई है तो वो है कपिल शर्मा। इसीलिए जब सिद्धू जी की जगह अर्चना जी आ गई तो भी कपिल शर्मा शो पर कोई इतना असर नहीं पड़ा। हालांकि अर्चना जी का स्टाइल और सिद्धू जी का स्टाइल बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अर्चना जी का क्या होता है ना कि हम लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, या कम से कम रही हैं एक्ट्रेस। तो उनका क्या होता है कि ऐसा सा लगता है जैसे कपिल शर्मा को उन्हें प्रॉम्प्ट करना पड़ता है अर्चना जी को कि अब हंसी है। जैसे बाबा रामदेव किसी बुजुर्ग आदमी को योगा करा रहे हों तो वो आदमी मुड़ने की कोशिश कर रहा है, बाबा रामदेव जी कह रहे हैं हाँ कोशिश करिए और थोड़ा, हाँ थोड़ा, बिल्कुल सही, बस थोड़ा और। इसी तरह से ऐसे लगता है कि जैसे कपिल शर्मा भी उनको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बस कम से कम इतना हंस दीजिए कि ये एक लाफ्टर प्रोग्राम सा लगे। सिद्धू जी का बिल्कुल उसका उल्ट था। उनका क्या होता था कि कई बार कपिल शर्मा को अपनी आंखों से इशारा करके उनको रोकना पड़ता था। तो मैंने कहा कि ये प्रोग्राम झूठ का प्रोग्राम है, इसमें बहुत सी सुनी सुनाई बातें भी मैं करूँगा। तो मेरे सुन में ये आया था कि एक बार कपिल शर्मा सोनी चैनल में अपने पैसे लेने के लिए जब गए तो वहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ था उसने एक चेक काटा जिसमें उसने लिखा 2,20,30,000 रुपये। फिर उसने कैंची से ऐसे करके काट के जो 30,000 वाला पोर्शन था वो कपिल शर्मा को थमा दिया। कपिल शर्मा एकदम हक्का बक्का रह गया कि ये क्या करा आपने। तब उस आदमी ने अपने टेक्नीशियन को बुलाया और कहा कि चलाओ। उसने वो प्रोग्राम चलाया। उसमें एक मीटर लगा हुआ था, तो उस मीटर ने क्या दिखाया कि 10% कपिल शर्मा के जोक थे और 90% सिद्धू जी का लाफ्टर था। तो उस आदमी ने कहा कि कपिल शर्मा आप बताओ, हम आपको 10% जोक्स के लिए 100% पैसे कैसे दे दें। तो उसके बाद फिर ये बात लोगों ने नोटिस करनी शुरू करी कि कपिल शर्मा ऑडियंस को कम देखते थे और सिद्धू जी पे ज़्यादा नज़र रखते थे कि कहीं ये इतना ना हंस लें कि मेरे पैसे मारे जाएं। तो चलिए अब अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि झूठ ज़्यादा टिकता नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कोई भी वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाऊँगा ताकि ये ना हो कि मेरे झूठ पकड़े जाएं। तो देखते रहिए, अपने विचार बताते रहिए। धन्यवाद।